Hey everyone, welcome to Curiosity and Concepts. And this channel is dedicated to UPSC aspirants, curious learners, and knowledge seekers who just don't want to memorize facts but understand the why behind everything. And whether you are a beginner, a serious aspirant, or someone who just loves learning, this space is for you. So hit subscribe, bring your curiosity, and let's build strong concepts together. Our first topic is from the Hindu, and the topic is from Kargil to Pahalgam, how India's security doctrine has transformed. एक कारगिल वॉर हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब पाकिस्तान सोल्जर्स एंड मिलिटेंट्स हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में इंडियन पोस्ट को ऑक्यूपाइड कर लिया गया था बाय पाकिस्तानी सोल्जर्स। एंड देन इंडिया ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था टू रिक्लेम इट्स टेरिटरी। So, what changed between Kargil and Pahalgam, and how did India go from reacting to acting? This is not just history, this is modern India's defense journey. So, कारगिल वॉर एक ऐसा वॉर जिसको हमने लाइव टेलीविज़न पे देखा था, बट कारगिल वॉर के बाद इंडिया ने क्या सीखा? व्हाट कारगिल, आई थिंक पहलगाम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। कारगिल वॉर का सबसे बड़ा लेसन ये था कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जैसे रॉ, आईबी, मिलिट्री ये फेल हो गई थी। टाइम से कुछ भी पता नहीं चला। इंडियन आर्मी के पास रियल टाइम इंटेलिजेंस एंड एरियल सर्विलियंस भी एब्सेंट था, जिसकी वजह से प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं हुआ। इंडियन आर्मी के पास हाई एल्टीट्यूड फाइटिंग के लिए सही गियर, इक्विपमेंट एंड कम्युनिकेशन भी नहीं था। ग्लोबल सपोर्ट भी उस टाइम पे कम था, क्योंकि पाकिस्तान को टेररिस्ट बोलने वाला कोई था ही नहीं तब, बिकॉज 9/11 इसके बाद हुआ। एंड Kargil became a wake-up call. So after the war, Kargil review committee बनी और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया। कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन किया गया बिटवीन द रॉ एंड द आईबी, एंड देन रीवैम्प किया गया नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरीट एंड जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी को। अपॉइंटमेंट ऑफ NSA का परमानेंट पोस्ट फिक्स हो गया। स्ट्रैटेजिक चेंजेस भी देखने को मिले, जैसे मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया गया, सेल्फ रिलायंस प्रायोरिटाइज किया गया, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनी, जल्दी रिस्पॉन्स देना और लिमिटेड वॉर करना बिना न्यूक्लियर डेंजर के। देन माउंटेन कॉर्प्स को रेस किया गया फॉर द माउंटेन वॉरफेयर। अर्जेंट नीड फॉर द जॉइंट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस लाइक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लाइक नेवी, एयर फोर्स एंड आर्मी। अपॉइंटमेंट ऑफ द CDS इज़ ऑल्सो सेटअप फॉर द एंड मेक इन इंडिया के थ्रू भारत ने अपाचे, राफेल, चिनूक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड ब्रह्मोस जैसे वेपन्स प्रोक्योर किए और डेवलप भी किए। अगर हम टेररिज्म की बात करें तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और इंडिया का एक लॉन्ग फाइट रहा है अगेंस्ट टेररिज्म, और जिस पर इंडिया ने थोड़ा लेट एक्शन लिया। जैसे कारगिल के बाद IC-814 हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक इन 2001 एंड 26/11 मुंबई जैसे इंसिडेंट हुए, बट नो मिलिट्री रिटेलिएशन बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ न्यूक्लियर वॉर और लैक ऑफ पॉलिटिकल विल।
एंड एब्सेंस ऑफ द ग्लोबल कंसेंसस कि पाकिस्तान को किसी ने टेरर नहीं अनाउंस किया गया था. बट आफ्टर 2016 द गेम चेंज्ड. Uri attack. In 2016, India conducted surgical strike across the LOC. And then पुलवामा अटैक. इंडिया ने लॉन्च किया था बालाकोट एयर स्ट्राइक. एंड देन पहलगाम अटैक इन 2025. सो इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, अपना सबसे बड़ा काउंटर स्ट्राइक. और मैसेज बिल्कुल ही क्लियर था कि टेरर का जवाब अब साइलेंस नहीं, स्ट्राइक से ही मिलेगा. 96 आवर्स में पाकिस्तान सीज़ फायर की डिमांड करता है आफ्टर द लॉन्च ऑफ ऑपरेशन सिंदूर. यानी अब इंडिया रिएक्ट नहीं करता, एक्ट करता है. तो फ्रॉम कारगिल टू पहलगाम इंडिया ने काफ़ी सारे हार्ड लेसन्स हमने सीखे हैं. नो लॉन्गर रिएक्टिव, इंडिया इज़ नाउ प्रिपेयर्ड, प्रोएक्टिव एंड वेरी प्रिसाइज. एंड फ्रॉम कारगिल टू पहलगाम इंडिया की जो जर्नी है इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिफेंस, इट्स अबाउट इवोल्यूशन, इंटेंट एंड क्लैरिटी. रैपिड एंड स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन इज़ द न्यू पॉलिसी. ग्लोबल सपोर्ट को साथ में आना होगा फॉर द स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन. एंड कोई नया कारगिल या पहलगाम ना हो, प्रिपरेशन शुड बी द टॉप प्रायोरिटी. आई होप ये क्लियर होगा. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ मैनग्रोव कंजर्वेशन के बारे में है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर मैनग्रोव एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट. सो मैनग्रोव एक स्पेशल कोस्टल फॉरेस्ट होते हैं दैट ग्रो इन सॉल्टी वाटर इन ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक सुंदरबन इन इंडिया. एंड ट्रेडिशनली क्या होता है, जो लोकल कम्युनिटीज़ थी जो वहाँ पर आसपास रहते थे वो ही उनको वैल्यू करते थे, बिकॉज वो लोग डिपेंड थे ऑन मैनग्रोव फॉर फिशिंग एंड फॉर देयर लाइवलीहुड. बट ओवर द टाइम क्या हुआ, एक्सपर्ट्स को ये रियलाइज़ हुआ कि मैनग्रोव्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द डिज़ास्टर नेचुरल बैरियर जैसे काम करते हैं. ओके, दे एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड, नेचुरल बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन्स एंड सुनामीज़. क्लाइमेट चेंज से भी फाइट करने में ये काफ़ी हेल्प करते हैं, बिकॉज ये कार्बन को स्टोर करते हैं थ्रू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब ग्लोबल वार्मिंग कम करने में हेल्प करते हैं. देन मरीन लाइफ के लिए ये नर्सरी हैं. बहुत सारे जो फिशरीज़ या जो मरीन एनिमल्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है. बर्ड सेंचुरी जैसे बहुत ही रेयर और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये इनको घर प्रोवाइड करते हैं. सो टर्निंग पॉइंट क्या हुआ इन 1989 और MS स्वामीनाथन का रोल क्या रहा. 1989 में टोक्यो कॉन्फ्रेंस में MS स्वामीनाथन ने सबको ये बताया कि क्लाइमेट चेंज से सी लेवल बढ़ रहा है जो लैंड और वाटर दोनों को अफेक्ट कर रहा है इन कोस्टल एरियाज़. मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी हो जा रहा है पानी और जो लैंड है, और इससे इम्पैक्ट हो रहा है फूड प्रोडक्शन में और उनके एम्प्लॉयमेंट में. नेचुरल रिसोर्सेज को भी अफेक्ट कर रहा है. अगर मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ MS स्वामीनाथन का देखें तो इन्होंने सजेस्ट किया था कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मैनग्रोव वेटलैंड्स, जो कि बेस्ड होगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एंड इक्विटी, एज वेल एज रिसर्च किया जाए, यूटिलाइज़ किया जाए मैनग्रोव जेनेटिक रिसोर्सेज को टू डेवलप एक ऐसा क्रॉप जो कि सॉल्ट टॉलरेंट हो. उनके जीन्स का यूज़ करें तो सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स भी बना सकते हैं, जैसे कि राइस. इनकी जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस थे अगर उनकी बात की जाए तो ISME इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैनग्रोव इकोसिस्टम जो 1990 में जापान में बनाई गई, MS स्वामीनाथन जी ही इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे. देन चार्टर फॉर मैनग्रोव इन 1992 में UN के वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर में मैनग्रोव्स को इंक्लूड करवाया. अब भी एक ग्लोबल गाइडलाइन है मैनग्रोव प्रोटेक्शन के लिए. वर्ल्ड मैनग्रोव एटलस एंड वर्कशॉप्स अरेंज किए गए. मैनग्रोव्स के ऊपर मैनुअल्स, ट्रेनिंग और अवेयरनेस बढ़ाई गई. तो रिसर्च किया गया, ट्रेनिंग, स्टेक होल्डर एक्टिंग एज अ सेंटर फॉर नॉलेज प्रोडक्ट्स ऑन मैनग्रोव्स.
एक डेटाबेस बनाया गया, ग्लोबल मैनग्रोव डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें मैनग्रोव के एक्सपर्ट, रिसर्च और जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। मैनग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, जहाँ पर इन 1992 9 कंट्रीज़ में 23 साइट्स को प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाया गया, जहाँ मैनग्रोव नेचुरली कंजर्व होते हैं। इंडिया में क्या क्या स्पेसिफिक उनका कंट्रीब्यूशन रहा, तो इंडिया की अगर हिस्ट्री देखें तो 1983 से मैनग्रोव का रिकॉर्ड है इंडिया में, लेकिन ब्रिटिश एरा या बाद में भी इनको कट करके एग्रीकल्चर और सेटलमेंट के लिए में कन्वर्ट किया गया। में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इनेक्ट हुआ, पर उससे पहले क्लियर फेलिंग मेथड फॉलो होती थी, जिसमें एक बार में पेड़ हैं वो काट दिए जाते थे एंड लोकल्स को ब्लेम किया जाता था कि वो ओवर यूज़ करते हैं। स्वामीनाथन फाउंडेशन ने रिसर्च करके ये बताया कि मैनग्रोव के डिग्रेड होने का रीज़न जो है वो क्लियर फिलिंग सिस्टम था, ना कि लोगों का रिसोर्स यूज़। और एक न्यू टेक्निक आई जिसे कहते हैं फिशबोन कैनल मेथड। मैनग्रोव को साइंटिफिकली स्टोर किया गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में पायलट टेस्टिंग हुई। बाद में जॉइंट मैनग्रोव मैनेजमेंट प्रोग्राम, और जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 2000 में रिकमेंड किया कि पूरे इंडिया में ये रेप्लिकेट किया जाए। 1999 में उड़ीसा साइक्लोन और 2004 का जो सुनामी था, सुनामी के टाइम पे जहाँ हेल्दी मैनग्रोव्स थे ना, वहाँ जान और माल का खतरा कम था, मतलब कि डैमेज नहीं हुआ था कोई प्रॉपर्टी को ज़्यादा, लॉस ऑफ लाइफ भी कम थी, देन नेचुरल रिसोर्सेज को भी डैमेज उतना नहीं हुआ था। तो इससे ये प्रूव हुआ कि मैनग्रोव डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर करंट स्टेटस हम देखें अकॉर्डिंग टू ISFR 2023, सो इंडिया का जो टोटल मैनग्रोव कवर है वो है 4,991.68 स्क्वायर किलोमीटर, और ये टोटल देश का जो एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, उसका सिर्फ 0.15% है। और 2009 से 2023 के बीच में मैनग्रोव एरिया में का जो कवरेज है वो केवल इंक्रीज़ हुआ है बाय 16.68 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। सो इंडिया और UK ने एक नया ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसका मेन गोल है कि दोनों कंट्रीज़ के बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना। सो व्हाट डिड द UK गिव इंडिया? UK ने क्या दिया इंडिया को? सो UK ने इंडिया के 99% गुड्स पर ड्यूटी हटा दी है। मतलब अब इंडिया के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स UK में फ्री या कम टैक्स साथ जा सकते हैं, लेकिन UK ने वीज़ा देने में एक स्ट्रिक्ट अप्रोच रखी है। सिर्फ 1800 वीज़ा पर ईयर हर साल देंगे स्पेशल जॉब्स के लिए, जैसे योगा इंस्ट्रक्टर या क्लासिकल म्यूजिशियन। जो इंडिया चाह रहा था जैसे IT प्रोफेशनल्स, बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए ज़्यादा वीज़ा, वो UK ने नहीं दिया है। नाउ इंडिया ने क्या दिया UK को? सो इंडिया ने अभी अपने 90% प्रोडक्ट्स के ऊपर से ड्यूटी हटा दी UK के गुड्स के लिए, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रोटेक्ट की हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एप्पल, ओट्स, एडिबल ऑयल्स, क्योंकि ये सब इंडिया ने डील से बाहर रखा है, क्योंकि इसमें इंडियन फार्मर्स और लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए एक ये सेंसिटिव सेक्टर हो जाता है। और कार इंपोर्ट्स करने पे भी इंडिया ने ड्यूटी कम करने के लिए प्रॉमिस किया है नेक्स्ट 10 ईयर्स में धीरे धीरे, ताकि इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को समय मिल सके एडजस्ट करने का। इस डील का जो फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकता है? माइक्रो स्केल गेन्स तो है, लिमिटेड है, बट सेक्टर वाइज इंक्रीज़ है। UK अभी इंडिया का छोटा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन पोटेंशियल बहुत है। टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, लेदर, केमिकल्स, ऐसे जो सेक्टर्स हैं इनको तुरंत ही फ़ायदा मिलेगा।
यूके जो है वो यूरोप का एक मेजर गेटवे है, तो यूरोपियन मार्केट्स तक पहुंचने में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। फॉरेन कंपनीज़ भी इंडिया में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखाएंगी, क्योंकि उन्हें यूके के थ्रू यूरोप एक्सपोर्ट का एक शॉर्टकट मिल जाएगा। इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक बेनिफिट ये है कि ये डील एक टेम्पलेट बन सकती है फ्यूचर के ट्रेड डील्स के लिए, जैसे यूएस या यूरोपियन यूनियन के साथ। लेकिन दिक्कत ये है कि अब यूएस और यूरोपियन यूनियन ये कहेंगे कि यूके को इतना दिया है तो हमें भी इतना चाहिए। तो इंडिया को थोड़ा केयरफुली नेगोशिएट करना होगा इन कमिंग फ्यूचर। इंडिया की डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। गवर्नमेंट को अब इंडियन एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट देना होगा ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकें।